देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में आप देखेंगे कक्षा 10वीं के फिजिक्स का अनसोल्ड, जिसमें से आपका 2020 पूरा अपलोड हो चुका है, 2019 पूरा अपलोड हो चुका है, 2018 का पहला सेट हुआ है, ये दूसरा सेट आज हम आपको दे रहे हैं। और अनसोल्ड को लगातार हल करवाने के पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आप लोग परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें, क्योंकि आप कितना भी पैसा लगा दें किसी भी कोचिंग संस्थान में या विद्यालय में, लेकिन कोर्स के अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं करवाया जाता। और सिर्फ कोर्स से आपको परीक्षाओं का अंदाज़ा लगने वाला नहीं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जब तक आपने अनसोल्ड हल नहीं किया। और अनसोल्ड आपके ही भरोसे छोड़ दिए जाते हैं कि आपको स्वयं हल करना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है, तो ऑफलाइन में हम सारे सब्जेक्टों के अतिरिक्त आपको मॉडल पेपर भी कम से कम 7 से 8 अलग अलग कंपनियों की करवाते हैं। इसके अतिरिक्त हम ऑनलाइन के माध्यम से आपको अनसोल्ड दे रहे हैं। तो ये सेट आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ों को। जो चीज़ें ना क्लियर हों तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में भी जाकर पूछ सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें कहता है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण जब भी आ जाए उसका प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा आपका एक ही होता है। तो इसमें विकल्प नंबर पहला बिल्कुल सही होगा आपका। दूसरा प्रश्न है, कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त होती है आपकी इस कंडीशन में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश किरण जो होती है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो किरण होगी उस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एक चीज़ और भी देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जब भी होती है वो कहीं ना कहीं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रवेश करने से मापी जाती है। इसका और भी विस्तार अगले प्रश्न में बताया गया है, हम बताएंगे आपको आगे। और पिछले सेटों में भी ये हो चुका है। अगला प्रश्न है, कहता है ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? तो जितना ताप बढ़ेगा उतना उसका वैद्युत प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो इसका विकल्प नंबर आपका दूसरा सही होगा। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध परिवर्तित होता है, और परिवर्तित का मतलब वो लगातार बढ़ता रहता है। अपरिवर्तित रहता है ये बिल्कुल गलत है, घटता है ये भी गलत है, कभी बढ़ता है कभी घटता है ये भी गलत है। आपका दूसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। आप इसी से पहचान सकते हैं किलोवाट घंटा, ये आपका है वैद्युत ऊर्जा का, क्योंकि वैद्युत शक्ति का है नहीं है, वैद्युत धारा का आपका एम्पियर होता है, वैद्युत आवेश का कूलाम होता है। तो वैद्युत ऊर्जा का आपका मात्रक होता है किलोवाट घंटा। तो विकल्प नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें कहता है कि 2 सेंटीमीटर, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। कहता है प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात करो। तो कितना सेंटीमीटर लंबा है? 2 सेंटीमीटर लंबा है। 2 सेंटीमीटर। सेम टू सेम यही सवाल आपका पिछले सेट में आया हुआ है। पिछले सेट में हमने इसको हल भी करवाया था, पहले वाले सेट में। आप इसको एक बार देखिएगा उस पर। इसी का एक प्रश्न ये भी है आपका, कहता है 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ये आपका एफ का मान दिया गया है, ये आपका एफ का मान दिया गया है। तो 100/f, तो यहाँ पर 100 और बटे एफ की जगह पे आप रखेंगे 100, तो ये आपका -1 डायोप्टर आ जाएगा। ये आपका ये जो आपका ये प्रश्न लिखा हुआ था दूसरे का ये एक्चुअली ये तीसरे का नंबर है, इसको मैं आगे भी बता दूंगा आपको। अगला प्रश्न देखिए, दूसरे का खा, कहता निकट दृष्टि दोष से क्या आप क्या समझते हैं, और प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम बताइए। इन दोनों प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, निकट दृष्टि दोष ये हैं। कहता है कि इस दोष से पीड़ित मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। ध्यान दीजिएगा कि निकट में निकट की दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो व्यक्ति को
स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे जाने पर वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में जो बिंदु होता है, देखिए ये कहाँ मिल रहा है, ये आपका रेटिना से पहले मिल रहा है। निकट दृष्टि दोष में पहले मिलता है और दूर दृष्टि दोष में ये जाके रेटिना से बाहर मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस दोष में क्या होता है, दूरबिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है कि अनंत से आने वाली किरणें दृष्टि पटल पर, दृष्टि पटल का मतलब रेटिना होता है, दृष्टि पटल पर फोकस ना होकर दृष्टि पटल से पहले ही बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं, इसलिए जो प्रतिबिंब होता है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो अगर आपसे निकट दृष्टि दोष का चित्र पूछे तो आप इस चित्र को बना दीजिएगा। इसके कारण भी लिखे हैं, इस दोष के दो कारण हैं। नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता बढ़ जाना जिससे फोकस दूरी कम हो जाना, और नेत्र के गोले का बढ़ जाना। इसका निवारण के लिए देखिए, इसका निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और ये चित्र है आपका, इसको ध्यान दीजिएगा कि जब भी अवतल दर्पण हो तो इस तरह का चित्र बनाना है, और जब भी उत्तल दर्पण हो तो आपका इस तरह का चित्र बनाना है। तो चित्रों को ध्यान दीजिएगा कि आपको भूलने ना पाए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आपने जो भी नेत्र का गलत चित्र बन रहा था, मतलब गलत का मतलब ये है कि दोष युक्त जो नेत्र का चित्र बन रहा था, जिसमें किरणें पहले मिल रही थी रेटिना से, वो किरणें रेटिना पर मिलने लगेंगी लेंस को लगा देने से। इतना सा परिवर्तन करना उसी चित्र में, बाकी कुछ भी नहीं है। अगला देखिए, आपको लेंस का नियम पूछा गया था कि लेंस का नियम क्या है, दूसरे प्रश्न में था। तो लेंज का नियम है कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज ने नियम दिया। इस नियम के अनुसार क्या था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो बस इसमें छोटी सी परिभाषा है कि इस नियम के अनुसार वैद्युत धारा उन सभी कारणों का विरोध करती है जिसके द्वारा वह स्वयं उत्पन्न हुई है। इतनी सी परिभाषा है। इसमें व्याख्या इसने की है पूरा, हालांकि व्याख्या पूछी नहीं गई है तो हम इसको आगे चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा बार देख लेते हैं। ये आपका चित्र है, अगर आपको लिखना चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ तक है आपका, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हम वापस जाते हैं। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न पूछे गए थे। एक तो पूछा गया था निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका निवारण बताइए, ठीक है, ये हो गया था आपका। अगला आपसे पूछा गया था प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके हो गए हैं। व्याख्या नहीं पूछी गई थी तो हमने बताया भी नहीं। देखिए ये प्रश्न आपको ऊपर आया था, जिसे मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा, कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है तो बिंब से लेंस की दूरी क्या होगी। तो 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु की लंबाई, जिसे आप लोग ओ से भी जानते हैं, कुछ लोग एच डैश भी लिखते हैं इसको। तो ओ का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। कहता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का मतलब एफ का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और यू का मान आपका दिया गया है, बिंब से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसमें आप लेंस का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है लेंस का सूत्र, 1/f = 1/v - 1/u। इसको आपने हल किया तो इसमें हमने मान रख दिया, एफ की जगह पर 10 रख दिया, यू की जगह पर -15 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा v बराबर 30 सेंटीमीटर। अब हमने पुनः आवर्धन का सूत्र लगा दिया। आवर्धन का सूत्र होता है आपका m बराबर v/u, ये आपका आवर्धन का सूत्र होता है, m बराबर v/u। तो ये देखिए यहाँ पर लगा भी है, तो m की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमने i/o के भी बराबर कर दिया है। v, u और o ये तीनों मान हमें पता है, तीनों के मान हम जैसे रखेंगे और हल करते हैं तो हमारा निकल आता है -4 सेंटीमीटर। तो देखिए जो प्रतिबिंब है आपका, प्रतिबिंब आपका ऋणात्मक आ रहा है, इसीलिए ये प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
कि आप इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ऑनलाइन एजुकेशन का तभी पूरा हो सकता है जब मैक्सिमम बच्चे हमारे इस वीडियो के माध्यम से लाभ ले सकें। और इसमें आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारा सहयोग करें और मैक्सिमम बच्चों तक भेजें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो कृपया लाइक करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कहता है 3 का 8वां नंबर है। ये कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। तो फोकस दूरी का मतलब f दिया गया है 20 सेंटीमीटर। लेंस कैसा उत्तल है तो फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। और यहाँ पर आवर्धन का मान, यहाँ पर प्रतिबिंब को कैसा बोल रहा है, वास्तविक बोल रहा है, इसलिए आवर्धन आपका ऋणात्मक हो जाएगा। u का मान आपका दिया गया है -x, या फिर कह दीजिए हमने मान लिया है u का मान कितना माना हमने, -x माना। तो m का सूत्र होता है v/u। यहाँ पर m का मान हमने रखा -2, v/-x गुणा करेंगे तो हम v का मान कितना आएगा, 2x आ जाएगा। अब लेंस का सूत्र लगा के हल किया, देखिए यहाँ पर सूत्र रखा है, इसके बाद में हमने यहाँ पर सारे मान रखे और हल करते चले गए तो हमारा x का मान कितना आता है, x की वैल्यू हमारी आ जाती है 30 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि लेंस को वस्तु से 30 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में कहता है चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को दर्शाइए। तो इस प्रश्न को मैं एक प्रश्न की बात बताऊंगा क्योंकि ये नीचे वाले फोल्डर में है। तो इसमें देखिए कहता है किसी विद्युत चालक में 3.75 × 10⁻20। तो ध्यान दीजिएगा ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं, मतलब 1 मिनट में इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं चालक से। तो कहता है उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना करो। यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना 1.6 × 10⁻⁻19। तो देखिए आपका एक सूत्र होता है I = Q/T, और एक सूत्र और भी होता है Q = N × E, जहाँ पर N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है आपका इलेक्ट्रॉनों का आवेश। और यहाँ पर हमने सभी मान रख दिए। यहाँ पर मान रखने के बाद में हल करते हैं तो देखिए हमारा कितना आ जाता है, 6/6 बराबर 1 एम्पियर की धारा आ जाती है जो इसमें प्रवाहित हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आ गया है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना एवं कार्यविधि लिखो। ये प्रश्न शायद है कि कोई ऐसा सेट हो जिसमें कि पूछा नहीं गया, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और कई बार हमने बताया भी है। तो आज हम फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम चुंबकीय बल रेखाएं, जो प्रश्न मैंने ऊपर छुड़वाया था, तो उसका आंसर देख लीजिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल वे वक्राकार पथ हैं जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं वे वक्राकार पथ हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ तक है आपका, ठीक है। ये प्रश्न था आपका जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की आपसे, चुंबकीय बल रेखाएं। ये वाला प्रश्न आपका हो चुका है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। कहता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना एवं कार्यविधि लिखो। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, तो कहता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा डायनामो द्वारा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो बस इतना से इसमें याद कर सकते हैं कि विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सिद्धांत क्या है, जनित्र की कार्यविधि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स में घूमती है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है, यही आपका जनरेटर का सिद्धांत भी है। इसके 4 भाग होते हैं, जिसमें से पहला आपका क्षेत्र चुंबक है। इसके बारे में अब बहुत बार चर्चा हुई है। फिर से देखिए, यह एक दृष्ट शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है, जिसकी कुंडली में दृष्ट धारा प्रभावित करने पर इसको चुंबक बनाया जाता है। अगला है आपका आर्मेचर। यह आर्मेचर कैसा होता है? यह एक आयताकार कुंडली होती है, जिससे कच्चे लोहे के करोड़ पर पृथककृत तांबे के तार को लपेट कर बनाया जाता है। यहीं तक आप लिख लीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं तो। आर्मेचर क्या होता है? यह एक आयताकार कुंडली होती है, जिसे कच्चे लोहे के करोड़ पर पृथककृत तांबे के तार से लपेट कर बनाया जाता है। अगला है सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होता है? कुंडली के तार के दोनों सिरे धातु के दो छल्लों S1 व S2 से जुड़े होते हैं तथा आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। इनको सर्पी वलय कहते हैं। ये परस्पर तथा धुरादंड से पृथककृत रहते हैं। ये आपका आसान सा था प्रश्न। ये चित्र बना लीजिएगा अगर आपको ना मिला हो कहीं। अगला प्रश्न है इसी के अंतर्गत है अगला। बुश किसे कहते हैं? तो इसमें लिखा है सर्पी वलय 2 कार्बन की पत्तियों को स्पर्श करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? बुश कहते हैं। यहीं तक आपको लिखना है। कार्य विधि आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कार्य विधि में है कि माना कि कुंडली ABCD दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, जिसे CD भुजा नीचे जा रही है तथा AB भुजा ऊपर की ओर आ रही है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार इन भुजाओं में धारा की दिशा चित्रानुसार होगी। ठीक है, यहाँ तक आप कार्यविधि में लिख लीजिएगा। फिर सबसे नीचे वाला लाइन, इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं तथा डायनामो को प्रत्यावर्ती धारा डायनामो कहते हैं। ये बीच का आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ना याद हो तो इतना याद कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए पर्याप्त होगा। और एक अगला प्रश्न है आपका 4थे नंबर में ही। कहता है कि दिए गए परिपथ में कई चीज़ों की गणना करनी है, जिसमें सबसे पहली गणना क्या है? A और B के मध्य प्रतिरोध। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कई बार बताया था, यदि किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो और इसी क्रम में यदि प्रतिरोध आगे बढ़ते हैं, तो यह क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ता है तो ये क्रम कैसा कहलाएगा? ये श्रेणी क्रम कहलाता है। तो यहाँ पे आपके 2 ओम और 2 ओम ये आपके किस क्रम में? श्रेणी क्रम में है। और जब दोनों हल हो जाएंगे तो फिर हम 4 ओम को समांतर क्रम में भी इनके साथ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। इसके बाद इसमें बैटरी से प्रवाहित धारा, AB के मध्य विभवांतर और AC के मध्य विभवांतर। तो सबसे पहला नंबर देखिए, हमने निकाला R का मान निकाला, मैंने बताया था 2 और 2 कितने हो गए? 4 ओम। इसके बाद A और B के मध्य प्रतिरोध निकालना है। तो एक बार R डैश का मान, ये आपका R डैश है, इसका मान रखा 4 और एक 4 पहले से दिया गया था। ठीक है, तो ये 4 रखे तो 4 का हम लोग लासा लेंगे तो ये आप हमारा 2/4 आ जाएगा। इस प्रकार कितना आ गया? 2 ओम आ गया। अगला आपका बैटरी से प्रवाहित धारा निकालनी है। तो बैटरी से प्रवाहित धारा को आरोपित विभवांतर बटे तुल्य प्रतिरोध रख दीजिए। I बराबर V/R होता है। तो V का मतलब आरोपित विभवांतर और R का मतलब तुल्य प्रतिरोध। इसका मान रखेंगे 2/2, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। इसी में अगला पूछते हैं A और B के बीच विभवांतर। तो विभवांतर सूत्र आपको मालूम है, V बराबर IR होता है। तो हमने V बराबर IR रखा, I का मान 1 रखा, R का मान 2 रखा। इस प्रकार हमारे A और B के बीच विभवांतर आ जाता है। AC के बीच विभवांतर, तो VAC बराबर, ये भी I/2 है। ठीक है, और गुणे R। तो यहाँ पर हमने मान रखा 1/2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 202 कट जाएगा तो हमारा कितना आ गया? VAC। ये VAC के मान आ गया आपका 1 वोल्ट। तो इसमें कहता है कि दोनों पार्श्व भुजाओं में, मतलब जो श्रेणी क्रम की भुजाएं हैं, इसमें प्रतिरोध समान है, अतः प्रत्येक पार्श्व भुजा में धारा कितनी होती है? I/2 बराबर 1/2 एम्पियर होती है। तो बस इसी के साथ हमारा ये इस वीडियो में कुछ और चीज़ें रह गई हैं, उससे भी देख लेते हैं। हाँ, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण रह गए थे मुझे लगता है पिछले प्रश्न में। तो गुण देख लीजिए, ये आपकी चुंबकीय बल रेखा है। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा,
कोई भी बल रेखा किसी भी दूसरी बल रेखाओं को नहीं काटती हैं। तो इसमें आंसर में लिखा हुआ है, आपका पहला पॉइंट है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरी रेखाओं के समांतर व समदूरस्थ होती हैं, तो आप ये कह सकते हो कि प्रत्येक चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। बस आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए अनसोल्ड के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे जितने भी हैं वो अनसोल्डों का भरपूर बेनिफिट ले रहे होंगे, क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं की सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद।